Which of the following is the place of confluence of the Alaknanda and Bhagirathi? Devprayag. Other important प्रयाग्स कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा। देखो, अलकनंदा और धौली गंगा को विष्णु प्रयाग, अलकनंदा नंदाकिनी मिलेगी तो नंद प्रयाग, अलकनंदा प्लस पिंडार कर्ण प्रयाग, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी रुद्र प्रयाग, अलकनंदा प्लस भागीरथी देव प्रयाग। इसको याद रखने का ट्रिक हो जाएगा, इन सबको याद रखने का ट्रिक, बीड नन कप रूम देव, बीड नन कप रूम देव। बीड से बी से विष्णु प्रयाग और ड से धौली गंगा, आनंद से नंद प्रयाग और नंदकादिनी नंदाकिनी। देखिए, राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया, इसका यूज हम लोग इसलिए करते हैं कि सिस्टम स्टेबल है अथवा नहीं स्टेबल है। इसमें किसी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ होगा, उससे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालेंगे। मेथड प्रोसीजर, राइट ऑल यस टर्म इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड कंस्ट्रक्ट एन array called Routh array. Write their coefficient in alternate fashion. Calculate remaining. देखिए, जब हाईएस्ट पावर का इक्वेशन मिले तो उसका रूट निकालने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। देखिए, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 है और तो इसके 4 रूट मिलेंगे। देखिए, यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है, सबसे पहले S4, फिर S3, फिर S2, फिर S1, फिर S0। अब देखिए, इसको हॉरिजॉन्टल लिखेंगे कोफिशिएंट को और अल्टरनेट क्रम में लिखेंगे। जैसे कि देखिए, S4 इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिखे हैं, और फिर देखिए इसके अगला वाला जो अल्टरनेट है S स्क्वायर है तो इसको इस S स्क्वायर के कोफिशिएंट 18 को लिखे हैं। फिर देखिए इससे अगला जो है 5 है तो देखिए 5 को लिखे हैं, और फिर देखिए अब नीचे S3 का कोफिशिएंट जो कि 8 है उसको 8 को लिखें। फिर देखिए इससे अगला अल्टरनेट 16 है तो यहाँ पे जो 16 है उसको लिखे हैं। देखिए इसके यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे शून्य लिख दिए हैं। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, इसके नीचे का जो एरे निकालना होता है उसको अपने मन से मानते हैं। जैसे देखिए मान लेते हैं B1 B2 B3 तथा इसके आगे मान लेते हैं C1 C2 C3 तथा इसके आगे D1 D2 D3 मान लेते हैं। अब देखिए B1 का मान निकालने के लिए इस कॉलम का ज़्यादा यूज करेंगे, और देखिए इसके उसको निकालने के लिए जो है कि 8 का 18 में गुणा करके घटा देंगे 16 का 1 में गुणा करके, और फिर जो 8 है इसका भाग लगा देंगे तो 16 आ जाएगा, यानी B1 का मान 16 होगा। देखिए B2 का मान निकालने के लिए इसका गुणा इस वाले जो रो है इससे अगला वाला रो यानी 5 में करेंगे तो 8 5 40 माइनस, फिर देखिए इसका गुणा जो है कि नीचे वाले यानी 0 में करेंगे, 1 गुणे के 0, और फिर देखिए जो यह 8 है उसी का भाग लगा देंगे तो 5 आ जाएगा B2 का मान। अब देखिए यहाँ पे जो है B3 का मान निकालना है तो इससे एक ठो अगला रो बनाएंगे 0 0। देखिए जब इनका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे तो शून्य ही आएगा, यानी B3 का मान शून्य होगा। तो देखिए C1 का मान निकालने के लिए जो है 16 का गुणा इस 16 में करेंगे, और फिर देखिए घटा देंगे 8 का गुणा जो कि इस 5 में करके, और फिर जो 16 है उसका भाग लगा देंगे तो C1 का मान 13.5 आ जाएगा।
अब देखिए C2 का मान ज्ञात करने के लिए देखिए जो 16 है इसका गुणा शून्य में करेंगे और फिर 8 का गुणा जो है कि B3 यानी शून्य में करेंगे और घटा देंगे और फिर देखिए जो 16 है इसका भाग लगा देंगे तो C2 का मान 0 आएगा, जिसको यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए इसी प्रकार C3 है इसका भी मान शून्य आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है कि D1 का मान निकालेंगे तो D1 का मान निकालने के लिए इसका आपस में गुणा करेंगे यानी 13.5 गुणे के 5 और फिर देखिए इसका दोनों का गुणा करेंगे यानी 16 गुणा के 0 घटा देंगे और फिर 13.5 से भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 5 आएगा। और देखिए फिर इसका मान निकालेंगे D2 का, तो देखिए D2 का मान निकालने के लिए इसका गुणा जो है कि इसमें करेंगे, फिर देखिए इसका गुणा जो है कि इसमें करेंगे 0 में, तो यानी इसका मान 0 आएगा और देखिए इसका भी मान 0 आएगा इसी प्रकार। अब देखिए पूरा राउथ हर्विट्ज एर्रे जो है कि तैयार हो गया है। अब देखिए एर्रे बनाने के बाद इन जो इतना जो मान आया है इसके साइन को देखते हैं। देखिए शुरू में यदि प्लस है तो पूरा जो इसके नीचे जो भी चिन्ह है वो सब प्लस होना चाहिए और देखिए यदि शुरू में नेगेटिव है तो इसके नीचे भी पूरा नेगेटिव होना चाहिए। इस प्रकार यदि सभी चिन्ह एक समान है तो वह स्टेबल सिस्टम होगा। और ध्यान दीजिए इनके जो ये सब निकले हैं इनके मान में यदि कोई में भी चिन्ह चेंज होता है तो समझ लीजिए कि अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। यानी जैसे 13.5 है या पॉजिटिव यदि नेगेटिव हो जाता है तो समझ लीजिए कि अनस्टेबल सिस्टम हो जाता है क्योंकि ऊपर वाला जो है कि पॉजिटिव है। देखिए जितनी बार साइन चेंज होता है वह यह बताता है कि कितनी रूट्स जो हैं वह राइट हाफ प्लेन में होंगे। देखिए जितनी रूट इस साइड में होंगे जितने रूट इस साइड में होंगे उतनी बार जो होगा चिन्ह परिवर्तित होगा। अगर देखिए ऐसे होगा जैसे देखिए यहाँ से चल रहे हैं यह पॉजिटिव है और देखिए यह भी पॉजिटिव है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है और देखिए फिर पॉजिटिव आ जा रहा है मतलब कि 2 बार साइन चेंज हो रहा है, अतः जो राइट साइड होगा वहाँ पे 2 रूट्स होगा। और ध्यान दीजिए यह पॉजिटिव है और यह भी पॉजिटिव है, फिर देखिए यह नेगेटिव हो गया है और यह भी नेगेटिव है मतलब कि इसके बाद सब नेगेटिव हो रहा है, मतलब कि केवल एक ही बार जो है कि साइन चेंज हो रहा है और वही साइन फिर चेंज होते हुए नीचे चला जा रहा है। तो देखिए इसका मतलब कि RHS साइड जो होगा एक रूट होगा सिर्फ। कंडीशन नो कोफिशिएंट शुड बी missing. If any coefficient is missing then put 0 in m place of it. All coefficients should have the same sign either positive or negative. For a system to be absolutely stable there should not be any sign change in first column of root array. If there is any sign change in the first column then it means that system is unstable and number of signs change will tell us that how many poles are there m RHS of S-plane. Difficulties when first element of any row is 0 and that row contains at least one non-zero element. When the whole row becomes 0. Limitation of Routh-Hurwitz criteria. It is not applicable for non-algebraic equations. It only answers in yes or no. It does not provide exact location of poles on S-plane. It does not provide solution to make an unstable system to stable system। देखिए यह राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया बस ये बताता है कि
जो रूट अथवा पोल है इस साइड है कि इस साइड है, मतलब स्टेबल है अथवा अनस्टेबल है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताएगा। तो देखिए इसमें एक डिफ़िकल्टी पड़े थे कि यह एक ठो कॉलम है, इसमें मान लीजिए कि ये वाला पद जो है जीरो आ जाता है और ये वाला पद जीरो नहीं आता है, बाकी यह जीरो आ जाता है, तो उसे डिफ़िकल्टी 1 बोलेंगे। दूसरा चीज़ यह है कि सारे ही टर्म जीरो बन जाए, यह भी जीरो, यह भी जीरो तथा यह भी जीरो बन जाए, इसे डिफ़िकल्टी 2 बोलते हैं। देखो इस इक्वेशन का हम लोग राउथ हर्विट एर्रे बनाते हैं, तो इसका कोफिशिएंट 1, फिर इसका कोफिशिएंट 2, फिर इसका कोफिशिएंट 3 लिखते हैं। अब देखिए फिर इसका कोफिशिएंट 1, फिर इसका कोफिशिएंट 2, फिर इसका कोफिशिएंट यानी जो कि 1 लिखते हैं, यानी 15 जो है 15 लिखे हैं। अब देखिए इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले इसका गुणा इसमें करते हैं और फिर इसका गुणा इसमें करके घटा देते हैं और फिर इसका नीचे भाग लगा देंगे तो जीरो आ जाएगा। अब देखिए इसका मान निकालने के लिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 आएगा, फिर देखिए इसका गुणा इसमें करके घटा देंगे तो -12 आएगा और फिर देखिए 1 का भाग लगा देंगे तो -12 ही आएगा। अब देखिए इसका मान जीरो आएगा। अब देखिए इसमें एक पद जीरो आ रहा है तो यह डिफ़िकल्टी 1 वाला बन रहा है, यदि यहाँ पर भी जीरो आता है तो यह डिफ़िकल्टी 2 में चला जाता है। तो देखिए इसको हल करने के लिए यहाँ पे एक ठो अपने से टर्म एप्सिलॉन मान लेते हैं और फिर वही एर्रे वाला फार्मूला जो है कि लगाते हैं, मतलब कि इसका मान निकालने के लिए जो है कि इसका गुणा जो है कि इसमें करेंगे और फिर देखिए इसका गुणा इसमें करके घटा देंगे और फिर इसी से भाग कर देंगे तो ये माना जाएगा और फिर आगे इसी तरह इसका गुणा इसमें करेंगे और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका भाग करेंगे तो देखिए 15 आ जाएगा, फिर आगे इसका गुणा इधर जीरो में करेंगे तो जीरो आएगा। अब फिर देखिए यहाँ पे मान निकालने के लिए पुनः इसका जो है कि गुणा इसमें करेंगे, फिर देखिए जो यह है इसका गुणा इसमें करेंगे और घटाएंगे, जो कि देखिए यहाँ पे 15 एप्सिलॉन घटाया गया है और फिर इसका भाग लगा देंगे इस वाले का, तो देखिए यह पूरा इतना मान निकलेगा और देखिए फिर यहाँ मान निकालेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो शून्य ही आएगा और देखिए फिर आगे इसका मान निकालने के लिए वही रूल लगाएंगे, मतलब जो पूरा ये वाला टर्म है इसका गुणा इस जीरो में करेंगे, वही वाला रूल लगाएंगे तो इसका मान जो है कि 15 आ जाएगा। और फिर देखिए इसका मान निकालेंगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो इसको रखेंगे और लिमिट लगाकर हल करेंगे तो इसका मान इनफाइनाइट आएगा, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। देखिए इसी प्रकार इस टर्म का मान निकालेंगे, एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो लिमिट, फिर देखिए इसको यहाँ पे रखा गया है और फिर इसको हल करें हैं तो इसका मान जो है कि -12 आ रहा है। फिर देखिए अब देखिए पूरे इन सबको देखते हैं तो प्लस प्लस, फिर देखिए यह भी प्लस आ रहा है और देखिए जो इनफाइनाइट आ रहा है यह भी एक तरह से पॉजिटिव ही है। देखिए यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है और देखिए फिर यहाँ पे प्लस आ गया है 15, यानी कि 2 बार देखिए साइन चेंज हो रहा है, एक बार यहाँ पे माइनस फिर एक बार यहाँ पे प्लस। इसका मतलब कि जो यह यस प्लेन है इसमें 2
जो दो रूट हैं वह इस साइड हैं और बाकी के जो तीन रूट हैं इस साइड हैं, तथा यह सिस्टम जो है अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। इसी पर आधारित जो है कि यह सवाल है। फाइंड द नंबर ऑफ पोल्स इन द राइट हाफ प्लेन RHP for the system as shown. Is the system stable? Concept: the characteristics equation for a given open loop transfer function g of s is 1 plus g of s into h of s बराबर शून्य। According to the Routh tabulation method, the system is said to be stable if there are no sign changes in the first column of the Routh array. The number of poles lie on the right half of a spline. Number of sign changes. कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हो जाएगा 1+1/k बराबर शून्य। इसको देखिए हल कर देंगे तो 2s⁵ प्लस 3s⁴ प्लस 2s⁴ प्लस 3s⁴ प्लस 2s+1 बराबर 0। बाई अप्लाइंग रूथ टेबुलेशन मेथड देखिए इसको निकालेंगे तो यही आएगा। एज एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल वैल्यू 3 - 4/k एप्सिलॉन is a negative value and hence there are two sign changes. Therefore, the number of right half poles 2. The system is unstable. In a three-phase induction motor, for large value of slip, the torque is inversely proportional to slip. The torque in a three-phase induction motor is given by देखिए 180/2π/NS गुणे के यस इंटू E2² इंटू R2 बटे के R2 का स्क्वायर प्लस यस X2 का होल स्क्वायर। ऑब्जर्वेशन: फर्स्ट एट स्टैंड स्टिल T proportional E2² proportional V1 का स्क्वायर। Torque is directly proportional to the square of the supply voltage. 2. For the low value of slip, for the speed close to the synchronous speed, S into X2 का स्क्वायर is less than R2 square. The effective rotor circuit resistance is very large compared to the rotor reactance. T proportional S into E2 का स्क्वायर बटे R2 बराबर S V1 का स्क्वायर बटे R2 यानी T proportional S। Torque is directly proportional to slip. Thus, torque slip characteristics are linear in the lower slip region. For the high value of slip, for the speeds away from the synchronous speed, S X2 का स्क्वायर is greater R2 का स्क्वायर। The effective rotor circuit resistance is very small compared to the rotor reactance. T proportional S E2² into R2 बटे के S S2 होल स्क्वायर प्रोपोर्शनल देखिए यानी T proportional 1/S. Torque is inversely proportional to slip. Thus, torque slip characteristics are rectangular hyperbola at higher slip region. The torque slip characteristics are shown in the figure. Tm torque minus ns देखिए जीरो स्लिप पर ts स्टार्टिंग टॉर्क ns स्लिप स्पीड 2ns ब्रेकिंग रीजन जब देखिए स्लिप का मान 1 से छोटा होगा तो देखिए मोटरिंग रीजन देखिए जनरेटिंग रीजन। टॉर्क स्लिप कर्व फॉर द थ्री फेज इंडक्शन मोटर देखिए इस प्रकार in in the
In the per phase rotor equivalent circuit of a three-phase induction motor as shown below, देखिए E2, I2, X2, R, देखिए R1। एक्सप्रेशन फॉर R1 विल गिवन बाई आर कोष्टक में 1 माइनस एस बटा के यस, यानी कि आर बटा के यस माइनस आर। द टोटल रेजिस्टेंस एट रोटर इज रिप्रेजेंटेड as R2 बटा के small s where s is slip. Now if we create an equivalent transformer circuit for induction motor, the secondary resistance will be R2, thus the load resistance will be R2 कोष्टक में 1 बटे के s माइनस 1। इंडक्शन मोटर मॉडल एज ए ट्रांसफार्मर, देखिए V1 IS सप्लाई, R1 JX1, फिर देखिए I1 बराबर I2 डैश, आई नोट RC, फिर देखिए JXM, देखिए E1 इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड EMF E2 JX2 I2, फिर देखिए R2 बटा के यस। When all the rotor parameters are shifted to the stator side, induction motor circuit is given by V1 supply IS, I1 R1 JX1, R2 डैश JX2 डैश, R2 JXM, देखिए R2 डैश कोष्टक में 1 माइनस यस बटा के यस। सो R2 कोष्टक में 1 बाई यस माइनस 1 कोष्टक बंद इज रेजिस्टेंस विच सो द पावर इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल पावर output or useful power. In a three-phase induction motor, the torque under running condition will be maximum when the rotor resistance per phase is equal to slip times the rotor reactance per phase. Concept: from the below diagram we can observe that the maximum torque of an induction motor is independent of rotor resistance. Slip at which maximum torque occurs depends on rotor resistance and they change on adding the additional resistance to the rotor circuit. Torque, torque max, R2 बराबर X20, R23, R22, R21। मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क, स्लिप, स्टार्टिंग टॉर्क, स्लिप का मान 1 है। देखिए स्लिप का मान मैक्सिमम टॉर्क जब होता है उस समय। द मैक्सिमम टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज गिवन बाई टाउ मैक्स बराबर की E20 का स्क्वायर बटे के 2x20। मैक्सिमम टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सप्लाई वोल्टेज। Maximum torque is inversely proportional to the rotor reactance. Hence, the maximum torque is dependent on the supply voltage reactance of the rotor and is independent of the rotor resistance. Sm the value of slip corresponding to the maximum torque. Sm बराबर R2 बटा के R X20। एक्सप्लेनेशन: Sm बराबर R2 बटा के X20। वैक्यूम क्लीनर में यूनिवर्सल मोटर का यूज होता है। द रिलेशन बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू पर यूनिट इम्पीडेंस वैल्यूज इन गिवन बाई, इसको याद रखने का ट्रिक है ZSV, ZSV, ZSV। देखिए जेड पर यूनिट न्यू बराबर जेड ओल्ड पर यूनिट गुणे के एस बी न्यू बटे के एस बी ओल्ड गुणे के वी बी ओल्ड बटे के वी बी न्यू का होल स्क्वायर। जेड एस बी, सिर्फ जेड एस बी याद रखें। देखिए फिर न्यू पूछा है तो न्यू फिर ओल्ड, फिर देखिए न्यू फिर ओल्ड। सवाल दे बाइनरी एडिशन ऑफ 16 एंड -83 यूजिंग
2s कंप्लीमेंट रिजल्ट्स इन, मतलब यह बोला है कि 16 में जो कि -83 को जोड़ना है 2s कंप्लीमेंट का यूज करके। तो देखिए पहले सबसे पहले 16 का बाइनरी निकालेंगे तो देखिए इतना आएगा। अब देखिए 83 का बाइनरी निकालेंगे तो इतना आएगा। अब देखिए 2s कंप्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले उसका 1s कंप्लीमेंट निकालते हैं और 1s कंप्लीमेंट निकालने के बाद उसमें एक जोड़ देते हैं तो 2s कंप्लीमेंट निकल जाता है। और देखिए किसी भी संख्या का 2s कंप्लीमेंट निकाल देंगे तो वह उसके निगेटिव टर्म को दिखाता है। जैसे देखिए यहाँ पे 83 है, इसका 1s कंप्लीमेंट देखिए यहाँ पर निकाल दिए हैं तो एक को शून्य तथा शून्य को एक बना देंगे। अब देखिए 2s कंप्लीमेंट निकालने के लिए इस 1s के कंप्लीमेंट में एक जोड़ देते हैं तो देखिए यहाँ पे आ गया है, यह 2s कंप्लीमेंट आ गया है। बोले तो जो 83 है इसका जो है कि यह पॉजिटिव टर्म है, लेकिन यह क्या है, यह नेगेटिव टर्म आ गया है। अब देखिए 16 में -83 को जोड़ना है यानी नेगेटिव टर्म को जोड़ना है, यानी इसी को जोड़ देंगे तो देखिए इतना आएगा। अब देखिए यहाँ पे 16 में -83 को जोड़ दिए हैं तो इसका जो मान है वह नेगेटिव में आएगा। अब देखिए इसका फिर से पुनः 2s कंप्लीमेंट ले लेंगे तो देखिए इतना आएगा, यानी कि ऑप्शन जो है कि ये वाला है यही सही होगा। बाय कन्वर्टिंग द रिजल्ट इनटू 2s कंप्लीमेंट इट इज नेगेटिव नंबर। देखिए स्टेप्स टू राइटिंग 2s कंप्लीमेंट टू एनी बाइनरी नंबर, स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड सर्च फॉर द फर्स्ट वन, write down these bits until that first as it is, write down remaining left bits with their respective complement। किसी भी बाइनरी नंबर का डायरेक्ट टूज कंप्लीमेंट निकालने के लिए देखिए जो है कि राइट साइड से चलते हैं और पहले यह देखते हैं कि कहाँ पे वन मिल रहा है और जहाँ पे वन मिलता है वहाँ तक सेम नंबर को उतारते हैं। जैसे यहाँ पे इस नंबर का टूज कंप्लीमेंट निकालना है तो देखिए यहाँ पे शून्य लिखें क्योंकि शून्य है तो फिर शून्य लिख देंगे क्योंकि शून्य है। अब देखिए वहाँ यहाँ पे वन है तो यहाँ पे वन लिखेंगे। अब देखिए जब वन आ गया तो अब इससे आगे के जो भी नंबर हैं उसके उल्टा चिन्ह को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे वन लिखा गया है, फिर यहाँ पे देखिए वन है तो यहाँ पे जीरो लिख दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे यह एक बाइनरी नंबर, इसका टूज कंप्लीमेंट निकालना है तो देखिए पीछे से चलेंगे। देखिए शुरुआत में ही वन आ गया है तो इसको वन को यहाँ पे सिंपल से वन उतार देंगे और फिर देखिए यहाँ पे वन आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे जीरो कर देंगे, फिर यहाँ पे वन आ रहा है जीरो लिख देंगे, फिर देखिए यहाँ पे जीरो आया है तो वन लिख देंगे, फिर यहाँ पे देखिए जीरो आया है तो वन लिख देंगे, फिर देखिए यहाँ पे वन आया है तो जीरो लिख देंगे, यानी कि इसका टूज कंप्लीमेंट यह होगा। यह एक ट्रिक है। For the transmission of power, a direct drive is only preferred when the speed of the driven machine equal the motor speed. Direct drive motor. A direct drive motor is any motor, rotary or linear, in which the load is connected directly to the motor without mechanical transmission elements such as gearboxes or belt and pulley system. In other words, the motor directly drives the load. As the motor is directly connected to load, the speed of the driven machine must be equal to the motor speed. Important point: rotary direct drive motors are often referred to as torque motors because of their ability to produce high torque at low speeds even when stalled. The torque motors tend to be brushless, permanent magnet synchronous motor, much like a traditional servo motor, but with a large number of poles. They are often provided as frameless design, meaning they don't include a housing, bearing or feedback device.
with these components being purchased separately and integrated by the user। विद्युत संचरण में प्रत्यक्ष ड्राइव को प्राथमिकता दी जाती है मुख्यतः तब जब संचालित मशीन लोड की गति मोटर की गति के बराबर हो। इसका उपयोग शोर रहित, फिसलन रहित सुचारू संचालन प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिससे गियर बॉक्स या गति परिवर्तन करने वाले घटकों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इसका मतलब कि मोटर के साथ सीधे लोड को जोड़ देना। Compensating winding is used in an AC series motor in order to reduce sparking at brushes. The common cases of brush sparking in the universal motor AC series motor are open armature winding, shorted armature winding, shorted field winding, high commutator mica brushes are not in properly working state. Compensating winding in AC series motor is used to reduce sparking of brushes. In a DC machine, two kinds of magnetic fluxes are present: armature flux and main field flux. The effect of armature flux on the main field flux is called as armature reaction. The effect of armature reaction can be reduced by following methods: by using compensating winding, by using commutation poles or interpoles, by reducing the cross section of the pole pieces. The maximum HVAC high voltage alternating current transmission level 765 किलोवोल्ट। देखिए प्राइमरी ट्रांसमिशन द इलेक्ट्रिक पावर एट 132 किलोवोल्ट इज transmitted by three-phase three-wire overhead system to the outskirts of the city. This forms the primary transmission. Secondary transmission, देखिए the primary transmission line terminates at the receiving station, which usually lies at outskirts of the city. At the receiving station, the voltage is reduced to 33 kV by step-down transformer. From this station, electric power is transmitted at 33 kV by three-phase three-wire overhead system to various substations. Yes, located at the strategic points in the city. This forms the secondary transmission. Primary distribution, the secondary transmission line terminates at the substation where voltage is reduced from 33 kV to 11 kV. Three-phase three-wire. The 11 kV lines run along the important roadsides of the city. This forms the primary distribution। अब देखिए सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन द इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन 11 किलोवोल्ट इज delivered to distribution substations. These substations are located near the consumers localities and step down the voltage to 440 volt three phase four wire for secondary distribution। देखिए मैक्सिमम डिमांड A generating station supplies the following loads to various consumers: A 1500 kilowatt, B 750 kilowatt, C 100 kilowatt, D 450 kilowatt। If the maximum demand on station is 2500 kilowatt, find the diversity factor। देखिए डाइवर्सिटी फैक्टर बराबर सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स बटे के मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन। तो देखिए पावर स्टेशन पर जो डिमांड है 2500 किलोवाट है, तो सभी इंडिविजुअल डिमांड को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2800 किलोवाट और इसमें 2500 किलोवाट से भाग लगा देंगे तो आ जाएगा आंसर। A 200 volt separately excited DC motor has an armature resistance of 0.05 draws an armature current of 20 ampere running at 1200 rpm. Calculate the approximate torque developed for given armature current। देखिए यहाँ पे सेपरेटली
मोटर है। तो देखिए यहाँ से जो है कि भी बराबर हो जाएगा ई ए प्लस आई ए आर रे। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा भी का मान दिया हुआ है 200, तो ई ए प्लस आई ए का मान दिया हुआ है 20 एम्पीयर तथा आर ए का मान दिया हुआ 10.05। इन दोनों को गुणा कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा 1, यानी कि ई ए का मान जो हो जाएगा वह 199 वोल्ट हो जाएगा। अब देखिए इसको पावर में बदल देंगे तो आई का गुणा कर देंगे दोनों पक्ष में। आई का मान 20 एम्पीयर दिया है, यानी पी बराबर हो जाएगा, जो पी ए डेवलप्ड पावर हो जाएगा 199 गुणे के 20। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लगभग 200 गुणे के 20 लिख सकते हैं। अब देखिए चूंकि 200 गुणे के 20 बराबर हो जाएगा टार्क गुणे के ओमेगा। यहाँ पे ओमेगा जो है एंगुलर स्पीड है। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा टार्क बराबर 4,000 बटा के 2 पाई एफ। यहाँ एफ का मान जो है कि 1200 रोटेशन पर मिनट, ये बोले तो 1200 बटा के 60 कर देंगे, यानी कि 20 रोटेशन पर सेकेंड आ जाएगा इसका फ्रिक्वेंसी। तो एफ का मान यहाँ पे 20 रख देंगे, यानी 4,000 बटा के 2 पाई गुणे के 20 कट जाएगा, यानी हो जाएगा 100 बटा के पाई न्यूटन मीटर, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो। देखिए यहाँ पे ये एंड गेट है, एंड गेट है, अतः देखिए, और देखिए यहाँ जो है कि नॉट गेट है, इसीलिए यहाँ पर क्यू है तो इसकी आउटपुट की जगह पर क्यू बार हो गया है। अब देखिए यहाँ पे पी इंटू क्यू पर बार इंटू सब पर बार। अब देखिए यहाँ से क्यू आर पे बार हो गया है, क्योंकि यह एंड गेट है तथा बीच में यह बबल लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे सबका एंड हो गया है, तो जेड का मान देखिए यहाँ आ गया है फ्रॉम द लॉजिक डायग्राम। देखिए अब यहाँ से डी मॉर्गन थ्योरम से देखिए बार है सब पर, तो इसको अलग अलग बार लगा कर जोड़ देंगे तो देखिए पी क्यू पर डबल बार हो जाएगा। और देखिए जब डबल बार हो जाता है तो बार खत्म हो जाता है, तो पी इंटू क्यू पर बार प्लस क्यू पर बार प्लस क्यू आर। देखिए यहाँ पर डबल बार हो जाएगा तो इसलिए एक बार खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यहाँ से क्यू बार कॉमन कर लिए हैं, क्यू बार कोष्टक में पी प्लस 1 प्लस क्यू आर हो गया है। अब देखिए हम पढ़े हैं कि 1 प्लस ए बराबर 1 होता है, अतः पी प्लस 1 1 हो जाएगा, यानी क्यू पर बार प्लस क्यू आर आंसर सही हो जाएगा। If the residual magnetism of a DC shunt generator is destroyed accidentally, it may be restored by connecting its shunt field to a DC source. Without it, the field would have to be flashed with a DC current in order to start the generator generating. Hence, to start the generator, it is necessary for the DC shunt generator. Once it is destroyed, it can be restored by connecting its field finding to a DC source for a short time to magnetize the poles. To find the short circuit KVA, you can use the formula following. शॉर्ट सर्किट KVA बराबर बेस KVA गुणे के 100 बटा के परसेंटेज रिएक्टेंस। बेस KVA गुणे के 100 बटा के परसेंटेज रिएक्टेंस बेस्ड ऑन द वैल्यू प्रोवाइडेड इन द प्रॉब्लम। बेस KVA 9000, परसेंटेज रिएक्टेंस 30%। शॉर्ट सर्किट KVA बराबर 9000 गुणे के 100 बटा के 30, यानी कि शॉर्ट सर्किट KVA बराबर 30,000 आ जाएगा। Stroboscopic effect is not observed in incandescent lamp.
The stroboscopic effect in fluorescent lamp is a phenomenon which causes running moving equipment. A transformer can have negative voltage regulation at leading power factor. The efficiency of the transformer eta बराबर XS cos phi बटे के XS cos phi plus PI plus X square PE. X fraction of load. S apparent power in kVA. WI iron losses. WCU copper losses. The transformer will give the maximum efficiency when their copper loss is equal to the iron loss. Efficiency is maximum at some fraction x of full load. x बराबर करड़ी में WI बटे के WCU. WI iron losses. WCU copper losses. KVA at maximum efficiency is given by KVA at maximum efficiency बराबर फुल लोड KVA गुणे के करड़ी में WI बटे के WCU. Synchronous motor can be used for power factor improvement when it operates with overexcitation. Application of synchronous motor. Important characteristics of the synchronous motor is its constant speed irrespective of the load condition and variable power factor operation. Due to constant speed characteristic, it is used in machine tools, motor generators, sets, synchronous clocks, stroboscopic devices, timing device, belt-driven reciprocating compressor, fans, blowers, centrifugal pumps, vacuum pumps, pulp grinders, textile mills, paper mills, line shaft rolling mills, cement mills, etc. Overexcited synchronous motors draw leading current and hence act as synchronous condensers, so they are used to improve the power factor and to improve the voltage regulation. Synchronous motors are generally used for voltage regulation of long transmission lines but not current regulation. Which of the following is the transfer function of dc of t बटे dt plus 2c of t बराबर r of t, where r of t is the unit impulse signal. देखिए यहाँ पे आर ऑफ टी जो है कि इनपुट है तथा ये सब आउटपुट है. Concept: A transfer function is defined as the ratio of the Laplace transform of output to the Laplace transform of the input by assuming initial condition are zero. देखिए ट्रांसफर फंक्शन देखिए ट्रांसफॉर्म फंक्शन बराबर लाप्लास ऑफ आउटपुट बटे के लाप्लास ऑफ इनपुट. ट्रांसफॉर्म फंक्शन बराबर लाप्लास ऑफ आउटपुट बटे के लाप्लास ऑफ इनपुट. देखिए टी एफ बराबर सी ऑफ एस बटे के आर ऑफ एस फॉर यूनिट इम्पल्स इनपुट. आर ऑफ टी बराबर डेल्टा ऑफ टी. आर ऑफ एस बराबर डेल्टा ऑफ एस बराबर 1 हो जाएगा. Now transfer function C of S. Therefore, the transfer function is also known as the impulse response of the system. Transfer function L of IR. IR बराबर L इनवर्स ट्रांसफर फंक्शन. देखिए कैलकुलेशन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज देखिए यह है बाई अप्लाइंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी गेट S into C of S plus 2C into C of S बराबर R of S. तो देखिए यहाँ से G of S बराबर हो जाएगा C of S बटा के R of S यानी 1 बटा के S प्लस 2. देखिए यहाँ से C of जो S है इसको
कॉमन कर लिया गया है तो यस प्लस दो हो गया है बराबर आर ऑफ यस है। देखिए यूनिट इम्पल्स सिग्नल है तो इम्पल्स सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो 1 होता है। अतः यहाँ से 1 बटे के यस प्लस दो बराबर हो जाएगा जी ऑफ यस अथवा सी ऑफ यस। Which method is opted to achieve speed control above the rated RPM for a DC motor? Flux control method। लीड कंपनसेटर एक तरह का कंट्रोल सिस्टम में इस्तेमाल होने वाला सर्किट होता है। इसका काम सिस्टम को थोड़ा तेजी से रिस्पॉन्ड करने में मदद करना होता है, यानी सिस्टम को रिस्पॉन्स समय से पहले अच्छा और तेज हो जाता है। इसमें एक ऐसा पोल और जीरो जोड़ा जाता है जिससे सिस्टम को थोड़ा लीड मिलता है, यानी वो पहले की तुलना में ज़्यादा तेज बदलाव को फॉलो करता है। इससे स्टेबिलिटी बढ़ती है और सिस्टम का प्रदर्शन बेहतर हो जाता है। लीड कंपनसेटर एक तरह का कंट्रोल सिस्टम में होने वाला सर्किट होता है। देखो स्टेबिलिटी का मतलब है कि आपका सिस्टम समय के साथ ठीक तरीके से व्यवहार करता रहे, यानी आउटपुट अचानक बढ़े या गिरने की बजाय समय के साथ संतुलित रहे। अगर कोई सिस्टम अनस्टेबल है तो उसका आउटपुट कंट्रोल से बाहर हो सकता है, यानी बहुत तेज़ी से बढ़ता या गिरता है और आखिर में सिस्टम क्रैश भी हो सकता है। इसलिए स्टेबिलिटी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि सिस्टम का व्यवहार प्रेडिक्टेबल और सुरक्षित रहे। देखिए इसमें एक ऐसा पोल और जीरो रहता है जिससे सिस्टम को थोड़ा लीड मिलता है, यानी वे पहले की तुलना में ज़्यादा तेज बदलाव को फॉलो करते हैं। इससे स्टेबिलिटी बढ़ती है और सिस्टम का प्रदर्शन बेहतर होता है। लीड कंपनसेटर का जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वो इस तरह होता है जी एक्स जी सी ऑफ यस बराबर 1/बीटा इंटू यस प्लस 1/के यस प्लस 1/के बीटा इंटू टी। यहाँ बीटा गेन फैक्टर है जो 0 और 1 के बीच में होता है और टी एक समय स्थिरांक टाइम कांस्टेंट है। इस फार्मूले से सिस्टम का फेज बढ़ता है जिससे सिस्टम जल्दी और बेहतर रिस्पॉन्ड करता है। यहाँ देखिए बीटा का मान 0 और 1 के बीच में होता है। देखिए लीड कंपनसेटर ट्रांसफर फंक्शन इफ इट इज इन फॉर्म ऑफ 1 प्लस ए टी एस बटे के 1 प्लस टी एस देन ए इज ग्रेटर देन 1। इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ एस प्लस ए बटे के एस प्लस बी देन ए इज लेस देन बी। मैक्सिमम फेज लीड फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम बराबर 1/टी कड़ी में ए। मैक्सिमम फेज लीड फाई एम बराबर साइन इनवर्स ए माइनस 1/ए+1। फाई एम इज पॉजिटिव। पोल जीरो प्लॉट देखिए जे ओमेगा सिग्मा द जीरो इज नियरर टू द ओरिजिन। देखिए जीरो इसमें ओरिजिन के नियर है। फिल्टर इट इज ए हाई पास फिल्टर। HPF effect on the system. Rise time and settling time decreases and bandwidth increases. The transient response becomes faster. The steady state response is not affected. Improves the stability. Lag compensator. Transfer function. If it is in the form of 1 plus ATS, take 1 plus TS, then A is less than 1. If it is in the form of S plus A बटे S plus B, then A is greater than B। मैक्सिमम फेज लैग फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम बराबर 1/T कड़ी में ए। मैक्सिमम फेज लैग फाई एम बराबर साइन इनवर्स A-1/A+1। फाई एम इज नेगेटिव। पोल जीरो प्लॉट देखिए पोल जीरो प्लॉट जे ओमेगा सिग्मा देखिए जीरो पोल देखिए -1/80 -1/T
The pole is nearer to origin. Filter is a low-pass filter (LPF). Effect on the system: rise time and settling time increases and bandwidth decreases. The transient response becomes slower. The steady-state response is improved. Stability decreases. Application: as the poles must lie on the left half of the S pole. Option 2 and 4 get eliminated. Now consider the transfer function given in option 1 and 3. For lead compensator beta is less than 1. A universal motor is preferred for which application? High speed and high torque. Important देखिए, हिस्टैरिसीस मोटर लो पावर फैक्टर लो स्टार्टिंग टॉर्क, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हाई स्टार्टिंग टॉर्क लो पावर फैक्टर, कैपेसिटर रन मोटर लो स्टार्टिंग टॉर्क हाई पावर फैक्टर, यूनिवर्सल मोटर हाई स्पीड हाई स्टार्टिंग टॉर्क